कब थे मेरे साथ दिल छू लेने वाली कहानी। पापा आपको पैसे चाहिए ना, मैं भिजवा दूंगा, पर भगवान के लिए ये रोज रोज फोन करके परेशान करना बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता वहाँ आपसे मिलने के लिए। और फिर क्या मेरे आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना। कहकर शोभित ने फोन रख दिया। चंद्रमोहन जी फोन को हाथ में लिए उसे यूं ही निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी पत्नी प्रमिला जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया शोभित ने? कब आ रहा है वो? उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, कहकर चंद्रमोहन जी ने फोन एक तरफ रख दिया। ये सुनकर प्रमिला जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी, पता नहीं बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देख लूं, बस यही एक इच्छा है। अरे भगवान के घर जाएं तुम्हारे दुश्मन, अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार यूं छुट्टी नहीं मिल सकती कि तुम जब याद करो वो तब आ जाए। 10 परेशानियां होती हैं बाहर, बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चंद्र मोहन जी प्रमीला को समझाते हुए बोले। ये सुनकर प्रमीला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे लिए? और फिर अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गईं। उन्हें इस तरह सोता देखकर चंद्रमोहन जी रसोई में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आंखों में से आंसू आ गए। निवाला वापस थाली में रखकर थाली एक तरफ सरका दी। आखिर काफी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर प्रमीला जी की जिद को देखकर बेटे को फोन लगा दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, पर क्या कर सकते थे, आखिर उन्हीं का ही तो खून है। उसे भी तो रिश्तों की कहाँ कद्र है। आखिर पैसा और तरक्की के आगे तो उन्हें भी क्या दिखता था। समय के साथ बेटे को भी बिल्कुल उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया। पर प्रमीला जी का क्या करें, उनकी हालत देखकर उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था। उनके शब्दों ने तो उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। कितना परेशान किया था उन्होंने प्रमीला जी को। आज सब कुछ अब आंखों के सामने घूम रहा था। प्रमीला जब शादी होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। चंद्रमोहन जी घर के बड़े बेटे थे, उन पर काफी जिम्मेदारियां भी थी। उनसे छोटे 2 भाई बहन और थे। प्रमीला जी 16 साल की ही तो थी जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। वो घर की बड़ी बहू थी, वो भी बड़ी। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था, काम काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़कर आते थे। आखिर उनके जाते ही काम रुक जाता। ऊपर से चंद्रमोहन जी भी क्या कम थे। उनका और प्रमीला जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही सीमित होता था। बाद में उन्हें प्रमीला जी से कोई लेना देना नहीं था। माता पिता भाई बहन उनके सामने ही प्रमीला जी को सुनाते रहते और वो कुछ भी नहीं कहती। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी तरह रखी जाती थी। प्रमीला जी अगर उनसे कुछ कहती तो वो जवाब देते, अरे ये तुम औरतों की बातें हैं, मैं क्या बोलूँगा। और फिर तुम बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है, तो ऐसे काम किया करो कि घर में सब खुश रहें। किसी को बोलने का मौका ही मत दो। मुझे बेवजह परेशान मत किया करो, आखिर मुझे पैसे भी कमाने होते हैं। इसके आगे प्रमीला जी चुप हो जाती थी। जब पहली बार वो गर्भवती हुई उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था और ऊपर से इतना काम। प्रमीला जी कमजोर होने लगी थी, पर उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने चंद्रमोहन जी को भी कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन चंद्रमोहन जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है, तुम फिक्र मत करो,
माँ सब संभाल लेंगी। और फिर डॉक्टर का क्या है, वे बचा के पैसे ऐंठ लेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, एक बार आप साथ चल चलो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं? और कहकर अपने काम पर रवाना हो गए। प्रमीला जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तब देवर और सास उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब प्रमीला जी के माता पिता परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने घर पर आकर काफ़ी हंगामा किया और प्रमीला जी को अपने साथ ही मायके ले आए थे। 1 साल तक प्रमीला जी अपने मायके में ही रहीं। उस जमाने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थी। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके पिता जिद पर अड़े रहे। और इधर चंद्रमोहन जी और उनके परिवार वाले अपने टेक के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलाप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की घट रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब चंद्रमोहन जी की छोटे भाई की सगाई नहीं हो पा रही थी। लड़की वालों को जब पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिर चंद्रमोहन जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी प्रमीला जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर प्रमीला जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। इधर नई बहू का आना हुआ और उधर प्रमीला जी के पिता का देहांत हो गया। चंद्र प्रकाश जी तो उन्हें बाहर के बाहर ही उनके मायके छोड़कर आए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ आया था। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति उनके घर नहीं आया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। चंद्रमोहन जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में ही थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता था। उल्टा वो सब लोग तो प्रमीला जी से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वो 1 साल तक अपने मायके रहकर आई। अब तो ये आलम था कि चंद्रमोहन जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर प्रमीला जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब शोभित का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। प्रमीला जी ने सोचा था कि शोभित के जरिए थोड़ी सी उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम ये था कि शोभित भी कई बार उन्हें पलटकर जवाब दे देता था। ये देखकर चंद्रमोहन जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। शोभित बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात की कम से कम प्रमीला जी को बहुत खुशी थी कि शोभित की शादी जिससे हुई, कम से कम शोभित उसकी तो कद्र करता था। अब परिवार में कोई नहीं बचा तो प्रमीला जी के लिए चंद्रमोहन जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पर प्रमीला जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब वो चंद्रमोहन जी से कुछ नहीं कहती। शायद मन में अब जीने के लिए लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब वो चक्कर खाकर गिरी तब चंद्रमोहन जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हुआ पर सुधार नहीं हो पा रहा था। अब तो चंद्रमोहन जी भी उनके लिए काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे। काफ़ी दिन तक तो वो अस्पताल में ही रहीं। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। प्रमीला जी अंतिम सांसें गिन रही थी। कब भगवान का बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से तो वो शोभित को देखने की इच्छा लिए बैठी थी। तभी अंदर से प्रमीला जी के खांसने की आवाज़ आई तो चंद्रमोहन जी उठकर अंदर गए। देखा तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उनके पास गए और उनके हाथों पर हाथ रखकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें? सुनकर प्रमीला जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें?
शोभित तो आते से ही आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो वो बोलो, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ये सुनकर प्रमीला जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हैं जिंदगी पर तो अहमियत नहीं दी, अब क्या फ़ायदा। ये देखकर चंद्रमोहन जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। शोभित नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफी देर तक प्रमीला जी उनकी तरफ ही देखती रही। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए, अचानक प्रमीला जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही चंद्रमोहन जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर प्रमीला जी वापस लेट गईं। उनके चेहरे पर काफी सुकून भरी मुस्कान आ गई। चंद्रमोहन जी ने यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों चंद्रमोहन जी को प्रमीला जी की उस मुस्कान से काफी डर लग रहा था, जैसे वो कह रही हो कि जिंदगी भर तुम मुझे हराते आए थे, आज तुम हार गए हो। काफी देर तक वो उन्हें यूं ही देखते रहे, पर प्रमीला जी के शरीर में कोई हलचल न होते देखकर उन्होंने प्रमीला जी को हिलाया डुलाया। पर ये क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी और अब घर में चंद्रमोहन जी अकेले रह चुके थे। आज न वो माता पिता उनके साथ थे, जिनके कहने में आकर वो उन्हें मारते पीटते थे। आज न वो भाई बहन साथ थे, जिनके सामने वो अपनी पत्नी को हमेशा झुककर रहने को कहते थे। आज न वो बेटा साथ में था, जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।